वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 97 पर आ जाइए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 97 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 23 मार्च 2021 और आज पुण्यतिथि है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी की। ठीक है, 23 मार्च 1931 वो समय है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? सोन, चंबल, नर्मदा, लूनी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है ये। कौन सी नदी इसकी एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा पर बहती है इसके? वो है चंबल नदी। तो रणथंभौर बाघ अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में माधोपुर जिले में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और केवला देव अभयारण्य जो है वो शामिल है। ठीक है, चंबल नदी जो है पूर्व की ओर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, चंबल रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? कौन है वो देश? वो है, चलिए एलिमिनेट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम को हटा दिया, आप बताइए कौन सा है इनमें। नॉर्वे को भी हटा दिया, आप बताइए कौन सा है इसमें। फिनलैंड है, फिनलैंड। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। रिपोर्ट कहती है कि फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है और फिनलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान आता है। सारे के सारे यूरोपियन कंट्री हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट से रिलेटेड है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे नाखुश देश बताया गया है। सबसे खुश फिनलैंड, सबसे नाखुश अफगानिस्तान। यह रिपोर्ट देशों को रैंकिंग देने के लिए 6 कारकों को शामिल करती है। क्या? बिल्कुल 6 कारकों को शामिल करती है। दोनों के दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग, ठीक है, मतदान पर आधारित है, जो 6 कारकों को शामिल करती है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी रही, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कितनी है, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। देखिए, इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान जो है सबसे नाखुश देश है, 149वीं रैंक है उसकी। और सबसे खुश कौन सा देश है? वो है फिनलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बॉन्ड की बिक्री एवं खरीद से है। मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो खुला बाजार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाजार में जारी किए गए बॉन्ड की बिक्री तथा खरीद से है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने और ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अनुपूरक अनुदान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक अनुदान को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है क्या, जिस प्रक्रिया द्वारा बजट को किया जाता है। चलिए दूसरा वाला करेक्ट है। अनुच्छेद 115 ही है या 16 है? 115 ही है। अनुपूरक अनुदान, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, अनुपूरक अनुदान यानी इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की आवश्यकता तब होती है
जब संसद के द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत जो है अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ठीक है, यानी एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अनुपूरक अतिरिक्त अधिक और असाधारण अनुदान तथा बोर्ड ऑफ क्रेडिट को उसी प्रक्रिया के द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे कि बजट को किया जाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ग्लूटेन स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य अनाजों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं वो खाद्य अनाज? जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। एक सीलियक रोग है। सीलियक रोग जिसे कोएलियाक रोग के रूप में भी जाना जाता है, ग्लूटेन असहिष्णुता का गंभीर रूप है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट भी, सी है इसका आंसर। तो ग्लूटेन जो है स्टोरेज प्रोटीन का एक समूह है जिसे सामान्यतः प्रोलिमिन के रूप में जाना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से कुछ खाद्य अनाजों जैसे कि गेहूं और जौ आदि में पाया जाता है। ग्लूटेन में दो मुख्य प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से हैं वो? ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ठीक है, ग्लूटेनिन ग्लाइडिन। सीलियक रोग जिसे कोएलियाक रोग के रूप में भी जाना जाता है, ग्लूटेन असहिष्णुता का गंभीर रूप है। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है बताना है। सी बर्कथॉर्न एक झाड़ी है जो भारत के शीत मरुस्थल में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़े प्रश्न बनते हैं इससे। भारत का शीत मरुस्थल हिमालय में लद्दाख से लेकर सिक्किम तक फैला है। सिक्किम में कोई शीत मरुस्थल नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैला है। दूसरे को एलिमिनेट करके इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, सी बर्कथॉर्न एक झाड़ी होती है यानी शर्ब जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य वेरों का उत्पादन करती है। भारत में यह पौधा हिमालय क्षेत्र की ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों और स्पीति के ठंडे रेगिस्तानों में। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा इससे आच्छादित है सी बर्कथॉर्न से। तो पता चला कहाँ पाया जाता है? ठंडी जगह पर। देखिए, भारत का शीत मरुस्थल की बात करें तो हिमालय में स्थित है, जो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश राज्य तक फैला है। सिक्किम में कोई नहीं है शीत मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भाबर नदी है एक, इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। भाबर नदी का उद्गम मालवा पठार क्षेत्र से होता है और अरावली से होकर बहती है भाबर नदी और अंतिम में अरब सागर में मिलती है। बताइए कौन सा करेक्ट है? बताइए। इधर गिरने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी, इधर गिरने वाली नदियाँ हो गई सब अरेबियन सी वाली। तो पहला वाला गलत है। कठियावाड़ क्षेत्र से होकर बहती है गुजरात के, मतलब कठियावाड़ क्षेत्र में उद्गम है इसका भाबर नदी का, और अरावली से होकर नहीं बहती है, गिरती तो अरब सागर में ही है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी, दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो भाबर नदी गुजरात में कठियावाड़ यानी सौराष्ट्र प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है, मालवा की नहीं है। भाबर नदी का उद्गम समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई पर राजकोट जिले के जसदान तालुका से होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलती हो गया, फिर भी यह सौराष्ट्र क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में नबी बंदर यानी पोरबंदर के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है। अरावली से मतलब नहीं है इसका। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 198 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन को राज्य में विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करने लगेंगे तो राज्य का राज्यपाल भजिए तलेंगे क्या? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। पहला वाला जो है वो भी गलत है। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारत का चुनाव आयोग करता है। जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उनको करते हैं कौन?
राज्य का निर्वाचन आयोग। तो फिलहाल गलत हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्थानीय निकायों का चुनाव कौन कराता है, या पंचायत का चुनाव कौन कराता है, राज्य में विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, लोकसभा का कौन कराता है। ठीक है, तो राज्य में विधानसभा का वही कराता है जो लोकसभा का कराता है, जो राष्ट्रपति का कराता है। तो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट भी दोनों के दोनों गलत हैं। यहाँ होना चाहिए राज्यपाल, केंद्र में करते हैं राष्ट्रपति। तो राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य प्रदान किया गया है। राज्य विधानसभा चुनाव का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का एक संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक जो है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। ठीक है, ऐसा लिखा है पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में। अब देखिए, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। ठीक है, तो जो केंद्र का चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो राज्य का होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करेंगे। दोनों का अपना अपना काम है। अब सब कुछ राष्ट्रपति करने लगेंगे तो उनका बोझ नहीं बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने की पावर नहीं है। ठीक है, अधिकार नहीं है उनके पास। भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है। दूसरा वाला करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है भारत। वो पहला वाला जो है वो भी सही है। केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है, ठीक है, गृह मंत्रालय के पास है किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का अधिकार। ठीक है, नहीं है लिखा है ना, नहीं है तो करेक्ट है लिख देता तो गलत हो जाता। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का आदेश दिया है हाल ही में। इसलिए पूछा गया ये प्रश्न, राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थियों का दर्जा देने की शक्ति नहीं है। भारतवर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन तथा उसके प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक बहुपक्षीय संधि है। यह कौन? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन। ठीक है, जिसमें शरणार्थियों की परिभाषा, उनके अधिकार तथा हस्ताक्षरकर्ता देश की शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती किसी विदेशी को, किसी फॉरेनर को शरणार्थी का दर्जा देने की। और भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही इसके प्रोटोकॉल पर किए, न ही इसका सदस्य है इस सम्मेलन का, और न ही हस्ताक्षर करता था देश। जो प्रोटोकॉल इसका 1967 का है, चलिए, और यूनाइटेड नेशन का है तब भी। तो 10 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।